Alexander the Great, Julius Caesar, Genghis Khan, Napoleon Bonaparte। 4 महान विजेताओं का अंत। एक ऐसे आदमी की कल्पना करें जो रोया क्योंकि 2 मिलियन स्क्वायर मील जीतना उसके लिए पर्याप्त नहीं था। गौरवशाली अलेक्जेंडर महान को केवल एक ही चीज की परवाह थी, दुनिया को जीतना। उसने हार के डर के बिना अपनी सेना को युद्ध में भेजा, जैसे कि वो अमर हो, और वो ऐसा सोचता है क्योंकि वो आदमी 10 साल से सभी युद्ध जीत रहा था। उसके लोग थके हुए थे और घर लौटना चाहते थे ताकि वे अपनी जीती हुई विलासिता का आनंद ले सके, लेकिन उनके राजा को किसी धन की परवाह नहीं थी, उन्हें शासन करने की भी ज्यादा परवाह नहीं थी। वो केवल जीतना चाहते थे। जब तक उनका सामना भारत से नहीं हुआ तब तक उनके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। पोरस से लड़ते हुए अलेक्जेंडर ने कई लोगों को खो दिया। यह उनकी सबसे चुनौतीपूर्ण लड़ाई थी। कथित तौर पर वो खुद घायल हो गए थे जबकि उनका घोड़ा युद्ध में मर गया था। वो अपने सैनिकों को भेजता रहा, लेकिन नदी के पार एक और विशाल भारतीय सेना ताजा और तैयार थी, जबकि उसके सैनिक थके हुए और कमजोर थे। उन्होंने अलेक्जेंडर से युद्ध समाप्त करने की विनती की ताकि वे एक बार घर जा सके। अलेक्जेंडर ने किसी की बात नहीं सुनी। अनुपालन करने के लिए मजबूर किया गया। यह उसके लिए अंत की शुरुआत थी। अपनी शराब पीने की आदत के कारण वो एक रात अत्यधिक नशे में धुत हो गया और गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उनके अवसरवादी सेनापति तुरंत अपने राजा से मिलने के लिए एकत्र हुए और पूछा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका विशाल साम्राज्य किसका होगा। अलेक्जेंडर ने उत्तर दिया, सबसे शक्तिशाली को। इससे उसके सेनापतियों के बीच युद्ध शुरू हो गया जो लगभग 50 वर्षों तक चला। मैसेडोनियाई साम्राज्य उसके अस्तित्व में आने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन वैसे भी अलेक्जेंडर के लिए ये कभी भी मैसेडोनिया के बारे में नहीं था, ये केवल अलेक्जेंडर के बारे में था। वो पक्षाघात हो गया और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रीक इतिहासकार लिखते हैं कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के 6 दिनों तक उसका शरीर विघटित नहीं हुआ था, जो साबित करता है कि योद्धा राजा वास्तव में एक देवता था। हालांकि वे यह महसूस करने में असफल रहे कि वो मरा नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि अलेक्जेंडर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित था, जिसके कारण वो कोमा में चला गया था। ये बहुत संभव है कि जिंदा दफनाए जाने से पहले अलेक्जेंडर ने अपने आदमियों की साजिशें सुनी हो। आगे हमारे पास अलेक्जेंडर का फैनबॉय है, गयूस जूलियस सीजर। जबकि अलेक्जेंडर रो रहा था क्योंकि उसके पास जीतने के लिए और कोई दुनिया नहीं थी। बताया जाता है कि जब सीजर अलेक्जेंडर के कारनामे पढ़ रहा था तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने आदमियों से कहा कि जब वो मेरी उम्र का था तब उसने डेरियस पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन अब तक मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सका। क्योंकि उसका आदर्श अलेक्जेंडर था, वो उसके जैसा ही आत्मा अभिमानी और नर्सिसिस्ट निकला। एक बार जब उन्होंने एक जनरल और स्टेट्समैन के रूप में महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त कर ली, तो उन्होंने रोमन रिपब्लिकन प्रणाली को कमजोर कर दिया और खुद को डिक्टेटर परपेचु घोषित कर दिया। हमेशा के लिए तानाशाह। वो इसके बारे में शर्मिंदा नहीं था। जैसा कि कथित तौर पर उन्होंने कहा था, यदि आपको कानून तोड़ना ही है तो सत्ता पर कब्जा करने के लिए ऐसा करें, अन्य सभी मामलों में इसका पालन करें। रोम में सेनेटरों को डर था कि सीजर राजशाही स्थापित करना चाहता है जो उनके अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देगा। मार्च 1544 ईसा पूर्व में 60 सेनेटरों के एक समूह ने सीनेट की बैठक में सीजर की हत्या कर दी। सामूहिक रूप से समूह ने उसे ये दिखाने के लिए 23 बार चाकू मारा कि वे सभी कितने उससे प्यार करती थी। सीजर ने आखिरी चीज जो देखी वो उसका अपना दत्तक पुत्र और भरोसेमंद सहयोगी मार्कस ब्रूटस था, जो हमलावरों के बीच मौजूद था। ये हमें मध्यकाल युग में ले जाता है, जबकि यह मुख्य रूप से क्रूसेडर्स के लिए प्रसिद्ध था। उन पर चंगेज खान का प्रभाव पड़ा, जो पूर्व के जानवर के रूप में उभरा। वह अलेक्जेंडर की तुलना में दोगुनी भूमि जीतने में कामयाब रहा और पूरी दुनिया को एक तलवार के नीचे लाने के लिए दृढ़ था। लेकिन अलेक्जेंडर या सीजर के विपरीत उसने खुद को भगवान या मसीहा के रूप में नहीं देखा। वो जानता था कि वो एक निरंकुश शासक था। इस पर खुलकर सहमति जताई। उनके शब्दों में सबसे बड़ी खुशी है अपने शत्रुओं को तितर बितर कर उन्हें अपने सामने खदेड़ना, उनके शहरों को राख में तब्दील होते देखना, अपने प्यार करने वालों को आंसुओं में डूबे हुए देखना और उनकी पत्नियों और बेटियों को अपनी गोद में इकट्ठा करना। उनकी मृत्यु के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन किसी विशेष साजिश का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।
रशीद उलंदीन लिखते हैं कि वो बुबोनिक प्लेग का शिकार हो गए, जबकि प्रसिद्ध इतालवी यात्री मार्को पोलो लिखते हैं कि उन्हें घोड़े पर गोली मार दी गई और घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद एक अन्य समाचार में कहा गया कि उन्हें पश्चिमी शिया साम्राज्य की एक राजकुमारी द्वारा घातक रूप से नपुंसक बना दिया गया था, जिसे उन्होंने जबरन रखेल के रूप में रखा था। उनकी मृत्यु को अन्य विजेताओं की तरह अच्छी तरह से नहीं लिखा जाने का कारण ये है कि मरने से पहले इसे एक रहस्य बनाया जाना था। खान ने अपने परिवार और अनुयायियों को उनकी मृत्यु को गुप्त रखने का निर्देश दिया, क्योंकि यह सबसे खराब समय पर हुई थी। मंगोल पश्चिमी शिया साम्राज्य पर अपनी 20 वर्षीय लंबे समय से वांछित विजय के महत्वपूर्ण चरण में थे। मरते हुए चंगेज खान के लिए विजय उसके अपने भव्य अंतिम संस्कार से अधिक महत्वपूर्ण थी। यहाँ तक कि उनकी लाश भी मौत लेकर आई खान के अनुयायियों ने इसे गुप्त रखने के लिए उस मार्ग पर सभी को मार डाला जहाँ उनका अंतिम संस्कार जुलूस निकाला गया था। 5 शताब्दियों तक तेजी से आगे बढ़ने वाला शायद सबसे महान विजेता नेपोलियन बोनापार्ट था। तलवारों और भालों से तोपखाने में परिवर्तन हो चुका था और नेपोलियन इस युद्ध कला में निर्विवाद प्रतिभावान था। हालांकि वो क्रांतिकारी फ्रांस की रक्षा के नाम पर सम्राट बने, कोई देख सकता है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं उन्हें उनके व्यक्तित्व से कहीं आगे ले गईं। वो बाकी महान विजेताओं से भी अधिक विचित्र था। सीजर खुद को अपने लोगों के लिए एकमात्र मसीहा मानता था, अलेक्जेंडर खुद को भगवान मानता था, चंगेज एक निरंकुश शासक था, जबकि नेपोलियन खुद को युद्ध का कलाकार मानता था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि मुझे शक्ति पसंद है, लेकिन एक कलाकार के रूप में मुझे ये बहुत पसंद है। युद्ध का मैदान एक पेंटिंग थी और वह इसे बनाने वाले एक कलाकार थे। उनकी एकाग्रता की शक्ति बहुत बड़ी थी और उनकी याददाश्त भी। विवरण और तथ्यों के लिए, एक बार 1805 में एक अभियान पर उनके एक अधीनस्थ को उनके डिवीजन का पता नहीं चल सका, जबकि उनके सहयोगी नक्शों और कागजों की खोज कर रहे थे। सम्राट ने अधिकारी को अपनी इकाई के वर्तमान स्थान के बारे में सूचित किया, जहां वो अगली 3 रातों के लिए रहेगा। साथ ही इकाई की ताकत की स्थिति और विवरण भी बताया। जैसा कि अधीनस्थ सेना ने 7 कोर वाली सेना से इसे रिकॉर्ड किया है। सभी इकाइयों के साथ कुल 2 लाख लोगों की तस्वीर उसके दिमाग में थी। उसने अपनी सेनाओं के साथ यूरोप और भूमध्यसागरीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जीत हासिल की, जो हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसने यूरोप और भूमध्यसागरीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जीत हासिल की और उसकी सेनाएं उतनी ही तेजी से आगे बढ़ी जितनी तेज हवा चल रही थी। हालांकि दांव ऊंचे होते गए और मरने वालों की संख्या बढ़ती गई और लड़ाइयां और भी खून खराबे वाली हो गई। अंततः वह 1815 में वॉटरलू की लड़ाई में हार गए और ब्रिटिश सेना द्वारा पकड़ लिए गए। उन्हें मौत की सजा नहीं दी गई। अंग्रेजों ने ऐसा किया नहीं चाहता कि वो शहीद के रूप में मरे। इसके बजाय उन्होंने उसे उसके कुछ अनुयायियों के साथ एक सड़े हुए बंगले में नजरबंदी कर लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन अपनी परिस्थितियों को लगातार नकारते हुए बिताया। जब उन्होंने एक रात्रिभोज पार्टी आयोजित की तो पुरुषों से सैन्य पोशाक पहनने की अपेक्षा की गई और महिलाएं शाम के गाउन और रत्नों में दिखाई दी। वो ऐसा महसूस करना चाहता था जैसे वो अभी भी शासन कर रहा है। वर्षों के अलगाव और अकेलेपन ने उस पर भारी असर डाला और आखिरकार 18 मई की 5वीं तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। अपना अंतिम कबूलनामा फ्रांस सेना का प्रमुख जोसेफीन बताते हुए उन्होंने मूल रूप से वो सब कुछ कहा जो उन्हें प्रिय था। उसका देश, उनका सैन्य करियर और उसकी पत्नी जोसेफिन। ये 4 महान विजेताओं का अंत था। उनमें से किसी की अचानक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। दूसरे को व्यापार में उसके ही आदमियों ने मार डाला। एक तीर ने चंगेज खान को पछाड़ दिया, जबकि कलाकार की कैद में मृत्यु हो गई। हालांकि चारों महान विजेताओं ने अलग अलग परिस्थितियों में इस दुनिया को छोड़ा, लेकिन एक बात समान थी कि वे सभी और अधिक की चाहत में मरे।